गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसराइल से। इसराइल में उत्तरी तेल अवीव के पास गिलियोट में एक ट्रक ने बस स्टॉप को टक्कर मार दी। हमले में करीब 40 लोग घायल हुए हैं। इसराइल पुलिस ने इस पीछे आतंकी हमले का संदेह जताया है। इसराइली एम्बुलेंस सेवा मेगन डेविड एडम ने बताया कि 35,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस इलाके में घटना हुई है वहाँ इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय होने के साथ ही आईडीएफ की कई खुफिया इकाइयाँ हैं। इनमें हाई प्रोफाइल सिग्नल इंटेलिजेंस ग्रुप यूनिट 8,200 भी शामिल है। बस स्टॉप को रौंदने वाले ट्रक का चालक मारा गया है। इजरायली पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक पर गोली चलाई और उसे रोका। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार एक बस यात्रियों को उतारने के लिए बस के बाहर स्टेशन पर रुकी थी। उसी समय एक ट्रक ने बस और स्टॉप पर मौजूद लोगों को टक्कर मार दी। एमडी ने बताया कि सुबह 10:08 पर आपातकालीन कॉल सेंटर में एक ट्रक के बस स्टॉप को टक्कर मारने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद मौके पर टीम को भेजा गया। स्वास्थ्य सेवा ने बताया कि 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि घायलों में कई बुजुर्ग नागरिक थे जो बस से उतर रहे थे और हमले का शिकार हो गए। पीड़ितों का इलाज कर रहे तेल अवीव के अस्पताल ने बताया कि एक घायल की हालत बहुत नाजुक है। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि उसका जीवन खतरे में है और ऑपरेशन रूम में उसका इलाज चल रहा है। इजरायली मीडिया के अनुसार पुलिस घटना को आतंकवादी हमला मान रही है। ये हम बात करें भारत की परमाणु पनडुब्बी के बारे में। भारत ने पिछले सप्ताह चुपचाप अपनी चौथी परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल SSBN पनडुब्बी समुद्र में लॉन्च की थी। इसे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। 16 अक्टूबर को लॉन्च की गई SSBN का कोड नाम S4 स्टार है। यह परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत की इस नई ताकत पर पाकिस्तान नेवी के सेवानिवृत्त कमांडर ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान नेवी की योजना का भी खुलासा किया है। पाकिस्तान के पूर्व कमांडर साजिद शहजाद ने भारत की परमाणु चालित पनडुब्बी की ताकत को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही कहा कि पाकिस्तानी नेवी की ऐसी कोई योजना नहीं है। पाकिस्तानी पूर्व सैन्य अधिकारी ने सुनो डिजिटल यूट्यूब चैनल बात करते हुए बात कही है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सबमरीन के सवाल पर शहजाद ने कहा, पाकिस्तान की अपनी परमाणु चालित पनडुब्बी बनाने की योजना नहीं है। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन पर पाकिस्तानी पूर्व नेवी अधिकारी ने कहा, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पारंपरिक पनडुब्बी है जो मिसाइल और टॉर्पीडो फायर कर सकती है, फिर न्यूक्लियर सबमरीन रखने की क्या ज़रूरत है। दोनों सबमरीन अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सबमरीन कई महीने पानी के अंदर रह सकती है, जबकि पारंपरिक पनडुब्बी को हर 12 से 14 घंटे के बाद ऊपर आना होता है। साजिद शहजाद ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़मीन पर हमने तबाही का काफ़ी हथियार जमा कर रखा है, बड़ी जंगें लड़ ली हैं, अब समंदर को तो रहने ही दें। जहाज़ चलते हैं, पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, वहाँ भी हम जंग लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ भी हम हथियारों की रेस में शामिल होना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, इसकी ज़मीन तक ही रहने दें। पाकिस्तानी पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर तुलना करें तो इंडियन नेवी पाकिस्तान की नौसेना से 5 गुना बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नौसेना रखने की भारत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपने आप को दुनिया में महाशक्ति साबित करना चाह रहा है, इसलिए सेना के आधुनिकीकरण पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है। वे लगातार अपनी नेवी को बढ़ा रहे हैं और इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। आइए हम एक बार फिर पाकिस्तान के बारे में बात करें। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक दिन पहले ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने और भारत के खिलाफ जहर उगलने को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। इस घटना के चंद घंटों के बाद रविवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ते हुए काला दिवस मनाना शुरू कर दिया। इस बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर के प्रति पाकिस्तान के समर्थन का दावा किया। दोनों नेताओं ने अलग अलग संदेशों में कश्मीरियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और उनके आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार की प्राप्ति तक अटूट समर्थन का वचन दिया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान और कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जरदारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे भारत पर जम्मू और कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के हनन को रोकने, कश्मीरियों की पीड़ा को कम करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव को लागू करने के लिए दबाव डालें। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में भारत पर कथित तौर पर अत्याचार का आरोप लगाया। कश्मीरी लोगों को के न्यायोचित उद्देश्य के लिए पाकिस्तान के अटूट नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन का दावा किया। इस अवसर पर अपने संदेश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी जमकर जहर उगला। उन्होंने अपने बयान में आरोप लगाया कि पिछले 77 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों ने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 से जम्मू और कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। उन्हें कश्मीर अनुच्छेद 370 को खत्म कर उसका विशेष दर्जा
समाप्त करने की घटना का भी जिक्र किया। शहबाज ने आरोप लगाया कि भारत का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की विवादित स्थिति को कमज़ोर करना है और कश्मीरी लोगों को अपना भविष्य तय करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करना है। शहबाज ने वादा किया कि पाकिस्तानी कश्मीरियों को पूर्ण नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देना जारी रखेंगे। इस बीच कश्मीर मामलों के संघीय मंत्री गिलगित बाल्टिस्तान और सेफ्रॉन इंजीनियर आमिर मुकाम ने भी कश्मीरियों को राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखने के पाकिस्तान के संकल्प की पुष्टि की। कश्मीर काला दिवस के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जम्मू और कश्मीर में सबसे खराब मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है और सैन्य अत्याचारों के माध्यम से कश्मीरियों के संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने कहा कि पूरा पाकिस्तानी राष्ट्र उन बहादुर और साहसी कश्मीरियों को श्रद्धांजलि देता है जो भारत की क्रूर कार्रवाइयों के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। ये हम बात करें चीन की। चीन के हैकर्स पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के संचार उपकरणों में सेंध लगाई है। इतना ही नहीं, हैकर्स के इस ग्रुप ने अमेरिका के टेलीकॉम सेक्टर की कई कंपनियों को भी निशाना बनाया है। अब अमेरिका की जांच एजेंसियां नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। चीन के इन हैकर्स के ग्रुप को सॉल्ट टाइफून कहा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन हैकर्स ने टेलीकॉम सेक्टर के संवेदनशील डाटा और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंध लगाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सॉल्ट टाइफून ने न सिर्फ ट्रंप और कमला हैरिस को निशाना बनाया, बल्कि इस ग्रुप ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वॉल्स और जेडी वेंस के डाटा को भी हैक करने की कोशिश की। वहीं टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों की हैकिंग को चीन की खुफिया सूचनाएं जुटाने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन की हैकिंग संवेदनशील खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हैकर्स अपने मकसद में कामयाब हो पाए या नहीं। अमेरिकी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। चीन के हैकर्स के ग्रुप को सॉल्ट टाइफून नाम माइक्रोसॉफ्ट की साइबर सिक्योरिटी टीम ने दिया है। ये चीन की सरकार द्वारा वित्त पोषित हैकर्स का ग्रुप है। इस ग्रुप का फोकस पारंपरिक हैकिंग या कॉर्पोरेट डेटा चुराना नहीं है, बल्कि ये ग्रुप खुफिया जानकारी चुराता है। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट की साइबर सिक्योरिटी टीम ने इसे सॉल्ट नाम दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसी तरह के ईरान के हैकर्स को सैंडस्टॉर्म, रूस के हैकर्स को ब्लिज़र्ड और चीन के हैकर्स को टाइफून नाम दिया है। सॉल्ट टाइफून का फोकस अमेरिकी संपत्तियों संस्थानों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। इसी कड़ी में सॉल्ट टाइफून ने शीर्ष राजनीतिक हस्तियों, उनके कर्मचारियों के साथ साथ सरकार के करीबी लोगों के संचार उपकरणों में सेंध लगाई है। FBI और साइबर सिक्योरिटी एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने खतरे की गंभीरता को देखते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें पुष्टि की गई कि अमेरिकी सरकार एजेंसियां चीन से जुड़े हैकर्स के निशाने पर है। अपने बयान में FBI और CISA ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को चिंता है कि सॉल्ट टाइफून महत्वपूर्ण मेटा डेटा प्राप्त कर सकती है, जिससे खुफिया तरीके से काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। उदाहरण के लिए मेटा डेटा से कॉल पैटर्न, समय और आवृत्तियों से संचार चैनलों में सुरक्षा कमजोरियों के बारे में जानकारी हासिल किया जा सकता है। चीनी खुफिया एजेंसी इस डेटा से अमेरिका के चुनाव, अमेरिका में फैसले लेने की प्रक्रिया की जानकारी जुटा सकते हैं। आइए हम बात करें चक्रवाती तूफान दाना के बारे में। चक्रवाती दाना और उसके बाद 14 जिलों में आई बाढ़ ने उड़ीसा में खूब तबाही मचाई है। राज्य के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा दाना और बाढ़ के कारण कुल 35.95 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि ये राहत वाली बात है कि चक्रवात से राज्य में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुजारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार चक्रवात और उसके बाद आई बाढ़ के कारण करीब 5,840 घर पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा में अपने घर खो चुके लोगों को पॉलीथीन शीटें दी जा रही हैं। उन्हें कहा, जब भी कोई आपदा आती है लोग अपना घर खो देते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाता है। इस बार हम समस्या का स्थायी समाधान करते हुए चरणबद्ध तरीके से लोगों को पक्के घर मुहैया कराना चाहते हैं। उड़ीसा सरकार राज्य के चक्रवात और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित कच्चे मकानों का सर्वेक्षण कराने का भी योजना बना रही है। पुजारी ने बताया कि आपदा के कारण 8,10,896 लोगों को 6,210 चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि चक्रवात के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह आए चक्रवात दाना ने 14 जिलों के 108 ब्लॉक के तहत 1671 ग्राम पंचायत के लोगों को प्रभावित किया। वहीं उड़ीसा आपदा प्रबंधन बल की एक टीम ने भद्रक जिले के गांव में चक्रवात दाना के कारण बाढ़ में फंसे 24 लोगों को बचाया है। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा आपदा त्वरित कार्रवाई बल ODRAF के कर्मियों ने पीड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताला गोपिंदा गांव में शनिवार रात बचाव अभियान चलाया। बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित यहाँ फंसे हुए लोगों को मोटर बोट की मदद से निकाला गया और चक्रवात राहत शिविर ले जाया गया। उफनती सारंदी नदी में पानी बाढ़ के कारण गांव बाढ़ की चपेट में आ गया।
डीआईजी पूर्वी रेंज सत्यजीत नाइक ने बचाव अभियान की निगरानी की। चक्रवात दाना ने बृहस्पति रात देर रात पूर्वी तट तक पर दस्तक दी थी, जिससे इस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई और तेज हवाएं चली। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.